एक तरफ पूरी दुनिया ऑर्गेनिक और खाद्य पदार्थों की खेती की तरफ भाग रही है और विषैले जो खाद हैं उसको खेतों में डालकर एक तरफ मिट्टी भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कुशीनगर में एक ऐसे किसान के साथ हम मौजूद हैं। एक ऐसे किसान की जो लहराती फसलें आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो नेचुरल खेती है, जो प्राकृतिक संसाधनों से खेती की गई है और प्राकृतिक तरीके से की गई है और इसकी मार्केटिंग भी प्राकृतिक तरीके से की जा रही है। यहाँ तक कि इन खेतों में डालने वाले खाद भी किसान अपने ही पास से इसी मिट्टी से जो निकल रहे हैं उसी को खाद बनाकर और इसी मिट्टी में डाल रहे हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति अच्छा रह रहा है और नुकसानदेह भी नहीं रह रहा है। आज हम मौजूद हैं कुशीनगर के बोधी छापर में। बोधी छापर में 30 एकड़ का प्लांट है। 30 एकड़ में खेती दिखाई दे रही है। कहीं केला तो कहीं गन्ना तो कहीं हल्दी तो कहीं सरसों की खेती बिना खाद्य पदार्थ के ला रही हैं। हम उन किसान से भी बात करेंगे उस किसान से भी पूछेंगे कि इसकी तैयारी किस तरीके से की गई और कब से इस खेती की शुरुआत की गई, क्योंकि यहाँ के मिलने वाले गुड़ आज दुनिया के कई कोनों में जा रहे हैं। बाहर के कई खरीदार यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ का जो अपना निजी मार्केट है उसमें 100 रुपये से लेकर और अधिक दामों तक बिक रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या उस गुण में क्या है और इस खेती में क्या है जो इतने महंगे और इतने ऊंचे दामों पर बाहर से लोग आकर खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो एक ब्रांड बनता जा रहा है। हम उनसे पूछेंगे। पूर्व IFS हमारे साथ मौजूद है, दिलीप सिंह। हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके की इनकी तैयारी रही और कब से इस खेती की शुरुआत की गई। कब से खेती की शुरुआत की गई सर? मैं यहाँ खेती कर रहा हूँ मार्च 2018 से। सर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं हूँ डॉक्टर दिलीप सिंह और मैं 84 बैच का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर रहा हूँ महाराष्ट्र कैडर में, और वहाँ से मैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनने के बाद अपने जॉब, जब मेरा 1 साल बचा हुआ था, तो वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके और मैं खेती शुरू किया हूँ 2018 मार्च से। खेती करने का मन में कैसा? आप तो बड़े अफसर थे, आप तो महाराष्ट्र के वन वन के बड़े सबसे ऊंचे पदों पर आप विस्थापित थे। आप कैसे खेती आपके मन ये में आ गई? ये हम लोगों की पैतृक खेती है। मेरे पिताजी खेती करते ही थे, लेकिन हमेशा मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि खेती को बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और मेरे पिताजी की उम्र भी हो गई थी इस समय। वो अभी तो वो 89 पूरा किए हैं। तो जब मैं आया तो 85 के इर्द-गिर्द थे। तो मैंने सोचा कि अब चलते हैं, खेती करेंगे, और मेरी एक इच्छा थी कि एक नए ढंग से और सचमुच खेती में एक वो ऑरा डाला जाए जिससे कि यंगर जनरेशन इसकी तरफ प्रेरित हो। इस इरादे से आगे कर रहा हूँ। आपका घर तो गोरखपुर के शहरों में होगा, बड़े-बड़े शहरों में होगा, क्योंकि आप बड़े ऊंचे पदों पर हैं और आप यहाँ गाँव में आकर रह रहे हैं। अरे गाँव से खुशहाल कौन-सी जगह है मेरे भाई? यहाँ की शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, प्यारे लोग हैं, और उनके बीच में आके रहना और काम करना, ये तो खुशहाली है। मैं पूरी तरह अच्छा इस लगता है, आनंद से भरा हुआ हूँ, अच्छा लगता है। पूरी तरह से। और जो आपकी खेती है, वो उस खेती की क्या क्वालिटी है और क्या? नहीं, मेरे पिताजी तो केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के ही खेती करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जितना हम केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं और जो रिटर्न ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि केमिकल फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा हिंसा इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि हम सारे इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के सॉइल की जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं, उनको नष्ट करते चले जा रहे हैं। अब केले की खेती किया तो कीड़ों से बचने के लिए इतने ज़्यादा हमको पेस्टिसाइड और हैवी पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं, जिसपे वार्निंग के तौर पे लिखा रहता है ये ज़हर है। अब ये सब डाल के जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, तो एक तरह से वो दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाला प्रोडक्ट हो जाता है, और जो मुझे ऐसा लगता है सम्यक आजीविका में ये पूरी तरह फिट नहीं बैठता है। इसीलिए मैंने मार्च 2020 से अपने फार्म पे एक देसी गाय की गौशाला बनाई, और उसके गोबर और गोमूत्र से मैं जीवामृत बनाता हूँ। इनफैक्ट ये मॉडल अपने डॉक्टर पालेकर जी का है, जिन्होंने इसको विकसित किया है। मतलब देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से आधारित जीवामृत और बाकी प्रोडक्ट तैयार करके वही हमारे खेतों में जाता है, और उसी के ज़रिए हम अपने सॉइल को सुधार रहे हैं। और 3-4 साल लगता है इस पूरे ट्रांज़िशन को कंप्लीट करने में। 3-4 साल थोड़ी क्रॉप कम होगी,
लेकिन 3-4 साल बाद धीरे-धीरे सॉइल जैसे-जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा और क्रॉप की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती ये जाएगी। तो सरसों की खेती आपने किया है। इस सरसों की क्या क्वालिटी है? क्या कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है, मतलब इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड नहीं डाला गया है, बहुत नेचुरल है। इसका तेल जो बनेगा वो लोगों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बस इतना है। आप तो गन्ने का गुड़ बना देते हैं अपना खुद का और इस सरसों का क्या करेंगे? अब सरसों का हम लोग सोच रहे हैं कि इसका सरसों का तेल निकालेंगे और तेल ही लोगों तक पहुँचाएँगे। आइए कुछ और आपकी खेती देख लेते हैं। इधर गन्ने की फसल लगी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़ा-सा सामने आ जाएँ। गन्ना तो आपका पूरा तरीके से लहलहा रहा है। नहीं, ये गन्ना हमारा लगभग 300 क्विंटल पर एकड़ का यील्ड देगा, जो कि एवरेज यील्ड के आसपास है इस इलाके के। और अब ईयर बाय ईयर ये यील्ड बढ़ता जाएगा। अब इस साल अगर 300 है तो अगले साल निश्चित 350 400 यील्ड होगा और हमारा यील्ड अब ईयर बाय ईयर बढ़ेगा। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उनका ईयर बाय ईयर यील्ड घटेगा, क्योंकि उनकी सॉइल ईयर बाय ईयर कमज़ोर हो रही है और हमारी ईयर बाय ईयर सॉइल इम्प्रूव हो रही है। तो ये बेसिक अंतर है, जिसकी वजह से मेरी मान्यता है कि और ये नेचुरल फार्मिंग आने वाले समय में किसानों को ज़रूर एहसास दिलाएगा कि इससे फ़ायदेमंद तरीका दूसरा नहीं है। जो केमिकल की खेती है, वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं पहले ही बताया हूँ। लेकिन यह इस ज़मीन के लिए भी हानिकारक है। डॉक्टर दिलीप सिंह जी के मुताबिक जो पैदावार है, वो केमिकल खेती से अब जो धरती है, वो कम हो करती जा रही है। क्योंकि केमिकल से आप पहली बार तो आप अच्छे पैदावार कर लेंगे, लेकिन दूसरी बार जब खेती होती है, तो उसमें पैदावार घटते हैं। हम इनके साथ और इनके खेतों को देखेंगे। आगे हल्दी भी दिख रहा है। हल्दी की कुछ क्या चीज़ें हैं और हल्दी को क्या तैयारी है आपकी? नहीं, हल्दी हम लोग लगाए हैं और इस हल्दी को टोटल हम बिना उबाले इसको, मतलब धूप की ही उसमें सुखाते हैं। एक तो ढेके पे इसको कूटा जाता है और सुखाने के बाद फिर पाउडर बनाते हैं। तो हमारी हल्दी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जिसको हम अब हल्दी नहीं मार्केट करेंगे, सीधे हल्दी पाउडर मार्केट करेंगे। हल्दी पाउडर बनाने की तैयारी है। हल्दी पाउडर वो जो मशीनों में पीसे जाते हैं, जो खेतों से निकलने वाले और केमिकल के ज़रिए पैदावार करके और उसे जो है निकाल कर और सुखाया जाता है और बड़े-बड़े मशीनों में उसकी पिसाई होती है। फिर पैकिंग करके लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लोगों की बीमारियाँ होती हैं। इस खेती में एक और चीज़ हमें देखने को मिला है कि यहाँ से जो भी चीज़ें निकल रही हैं, वो स्थानीय स्तर पर ही खुद को जो पुराने ढेके और जांत हमारे घरों में मिला करते थे, वो आज यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं। वो उसी ढेके के ज़रिए इसकी पिसाई कुटाई हो रही है और इसे पैकिंग करके और देश दुनिया तक पहुँचाने की तैयारी है। ये अभी हल्दी अभी पूरी दुनिया में तो नहीं पहुंच पाए हैं हम लोग। अभी लोकल और ज़्यादा से ज़्यादा गोरखपुर और लखनऊ और इधर-उधर बेच। लक्ष्य तो आपका नहीं, डेफ़िनेटली, लेकिन इसको व्यापक करने के लिए हमने एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, जिसमें 200 किसान अभी जुड़े हैं और धीरे-धीरे लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि ऐसी खेती करें जिससे कि हम लोगों का प्रोडक्शन बढ़े। और जैसे-जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, हमने एक ब्रांड भी तैयार किया है बोधि नेचुरल फार्म्स के नाम से, इसके ना जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ब्रांड है हमारा, तो उस नाम से फिर हम लोग मार्केटिंग करेंगे। और डेफ़िनेटली आने वाले 2-3 साल में हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट दुनिया के कोने-कोने में जाएगा। इस हल्दी की बुआई कितने एकड़ में हुई है? कितने कितने दूरी में हुई ये है? लगभग 1 एकड़ है 1 एकड़ है। और तमाम लोग आके देख के बताते हैं कि हल्दी बहुत अच्छी है। तो 1 एकड़ में अच्छी हल्दी 100 क्विंटल होती है लगभग। तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये। इसके पहले भी हुई थी कि ये पहली बार हुआ नहीं, है? हम हल्दी हर साल बोते हैं, लेकिन पहले बार ये पैदावार कितनी हुई? पहले पहले थोड़ा कम बोए थे, लेकिन इस बार थोड़ा और अच्छे ढंग से बोए हैं। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी पैदावार होगी। मतलब उनके ये हल्दी, मतलब 10 में इसको 8-9 नंबर तो मिलेंगे। तो आई होप कि 80-90 क्विंटल पर एकड़ का यील्ड होगा। इसको टोटल हम पाउडर बनाएँगे, मार्केट में पहुँचाएँगे लोगों तक, कंज़्यूमर तक, शुद्ध हल्दी के रूप में। एक चीज़ और बता दीजिए कि आपके 35 एकड़ 30 एकड़ कितना 30 एकड़ फार्म में कितने मजदूर रोज काम करते होंगे? करीब समझिए 12 से 14 आदमी हैं और 10 महिलाएँ, लगभग 25 लोग हमारे पास रेगुलर काम करते हैं। आगे आलू की बुआई हुई है और
गन्ना और आलू दोनों एक साथ फसली खेती है। नहीं, ये नेचुरल की एक खासियत है कि मतलब सहफसली खेती करने से आपको डेफिनेटली दोनों क्रॉप को फायदा मिलता है। ये जो तो आलू है, इसकी बुआई कब आपने किया था? 10 नवंबर से पहले हो चुका था। 10 नवंबर से पहले। कितने दिनों में निकल जाएंगे आलू? ये आलू अब फरवरी एंड में निकलेगा। फरवरी एंड। कितना बोया है आपने आलू? आलू हमारा है 2.5-3 एकड़ है करीब। 2.5-3 एकड़। ये और बासमती धान है। ये इसमें आलू पे ही थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं हम। आलू की बुआई कितने एकड़ में किया आप? करीब 2.5 एकड़ तो हो गए। 2.5 एकड़। और ये इसमें सभी गन्ना भी? सभी इंटर क्रॉप है। हाँ, गन्ने और केले में ही आलू है मेरा। आलू काटने के बाद सिंगल गन्ना रह जाएगा या कुछ और हो बोएंगे? सकता है उसमें हम सूरन लगाएंगे। आलू निकालने के बाद इसमें सूरन लगाएंगे, ऐसा प्लान कर रहे हैं। अच्छा ये क्योंकि सूरन बहुत अच्छा हो रहा है। सेकंड इंटर क्रॉप गन्ने में सूरन बहुत अच्छा हो रहा है। सेक्सी और बता दीजिए कि ये जो आपने एक साथ लगाया है, गन्ना और आलू फिलहाल, इसके बाद सूरन निकालेंगे, यानी कि एक साल में 2-3 फसलें आपने? मतलब इंटर क्रॉप मेरा रहेगा, 2 इंटर क्रॉप तो रहेगा और ये भी गन्ना गन्ना चलता ये भी रहेगा। पूरी तरीके से नेचुरल 100% हमारे पूरे तरीके। खेतों में कोई कोई यूरिया, कोई डीएपी, कोई पोटास या कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता है। हमारा मतलब अच्छा खासा पहले इसका खर्चा आता था, अब वो पूरा खर्चा बच रहा है। ये तो आगे धान आपने बोया हुआ है, धान पूरी तरीके से लहलहा रहे हैं, कटने के समय हो गए हैं इसके। अब बस कटने ही वाला है, कटने वाला है। 2-4 दिन में कट जाएगा। कौन से धान है, इस पे थोड़ा सा हम ये चर्चा ये कर ये ये लेते हैं। बासमती है, जी एकदम देसी बासमती। जी। इसको बिल्कुल इम्प्रूव्ड बासमती नहीं, जो नेचुरल बासमती इस एरिया में होता है वही है बासमती। ये बात इसमें ये इसकी पैदावार कितनी है? ये पैदावार अगर एकड़ में 10 क्विंटल हो गया तो अच्छा समझेंगे, जो मुझे लग रहा है 10 क्विंटल तक हो सकता है अच्छा, एकड़ में। इसमें लागत क्या आते हैं? नहीं, लागत तो जो मजदूरी है और पानी चलाना यही है, बाकी तो कोई हम अपना ही फर्टिलाइजर डालते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत वही सब पड़ता है। तो फर्टिलाइजर पे तो एक नया पैसा भी नहीं खर्च करता हूँ। मेरी अपनी गौशाला है और जो मजदूरी का खर्चा है वो। वो जो आप फर्टिलाइजर अपने आप खुद बनाते हैं, जीवामृत वगैरह, उसमें क्या खर्चे आते होंगे? नहीं, उसमें तो अच्छा खासा मैन पावर 2-3 लोग काम करते हैं वहाँ पे, और वो पूरी तरह से मतलब इन्वॉल्व होके अच्छी तरह करना है, तो उसमें तो ठीक ठाक खर्चा है, लेकिन उससे हमें फर्टिलाइजर मिल रहा है ना। खर्चा तो ज़रूर है, लेकिन उससे हमें रिटर्न भी तो मिल रहा है। ये आपका धान तो पूरी तरीके से एकदम पक के एकदम वो हो गया है। तैयार है, बस कटेगा। ये मेरा केला है और आलू लगा है इसमें भी। अच्छा, इसमें भी लगाए हैं। अच्छा, ये क्या, ये तो नर्सरी है नहीं, ये गन्ने गन्ने की का। नर्सरी है, जहाँ पे गन्ना मान लीजिए नहीं उगा ना, जी। वहाँ उसको रिप्लेस कर देंगे। ये ये है शकरकंद है, कोन। जी, इस शकरकंद कितना आपने लगाया? और थोड़ा ही है, अपने थोड़ा। खाने के लिए लगा दिए क्या? नहीं, दूसरों को भी खिलाएंगे, दूसरों को भी खिलाएं। ज़्यादा होगा जी। ये धान तो बहुत अच्छी है, कौन सा ये धान? काला नमक है। ये हिंदुस्तान के बेस्ट धानों में से एक धान है इस इलाके का, सिद्धार्थनगर। अभी इसकी जियो टैगिंग भी हो गई है, जिसमें कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट भी है। तो इस धान में पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का। ये बहुत ही डिमांडिंग धान है और रियली इसका टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों बहुत ही लाजवाब है। काला धान तो काफी महंगे दामों पर बिकता है। हाँ, ये बिकेगा ना, इसको बाद में हम एक्सपोर्ट जब करेंगे तो 200-250 किलो इसका जाएगा चावल। आपका तो पूरी तरीके से नेचुरल है, तो और महंगे हाँ, हाँ, बिकेंगे। तो ले जाके खाइए, खाइए और स्वास्थ्य बनाइए। इसी और बता दीजिए कि ये इसमें भी गन्ना लगा है नीचे? नहीं, ये गन्ना नहीं, ये तो सरसों ही है। केवल सरसों? हाँ, प्योर सरसों। सरसों के बाद गन्ना शायद लगा है इसमें। ये जितने आपका फार्म है, हुँ। लगभग सारे तरह की खेती आपके हुए हैं। हाँ, हम करीब 40-50 वैरायटी के क्रॉप्स रेज़ करते हैं, जिसमें सब्जियाँ हैं, फल है, दलहन है, फूड ग्रेन्स हैं, ये धान है, मक्का है, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। अभी देखिए, सब्जियां कौन कौन सा लगाते हैं? सब्जियों में सारी सीज़नल सब्जियाँ लगाते हैं। जब सीज़नल जो भी सीज़न में रही ना, अभी प्याज़ लगने जा रहा है, ये मटर? ये मटर है। मटर कितना लगाया आपने? मटर अब ये तो प्योर मटर है, और ये गन्ने में भी मटर लगा है, ये दोनों गन्ने में मटर लगा है। और तीसी, इसमें 3 इंटर का मतलब एक मेन क्रॉप है गन्ना, जी। और गन्ने के साथ ये लाइन से तीसी बोया गया है, या। और इसके ऊपर मटर है।
मतलब मेन क्रॉप और 2 इंटर क्रॉप है इसमें। ये भी पूरी तरीके से सफसली है। हाँ, सफसली है और नेचुरल है और वो अरहर है। किनारे अरहर में बाजरा था, बाजरा कट रहा है अभी। अरहर एक चीज़ और बता मार्च दीजिए अप्रैल में कटेगा। कि गन्ना किस विधि से आप बुआई करते हैं? गन्ना 2-3 तरीके से बोया है मैंने, एक तो रिंग पिट से बोया है और दूसरा नाली बना के खड़ी गेड़ी लगाई है। मैं अब सारा बीज अपना खड़ा ही लगाता हूँ। एक प्लॉट है जिसमें वो हॉरिजॉन्टल बोया गया है, लेकिन ज़्यादा मुझे अब खड़ी गेड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। आपका सफल कौन-सा रहा सबसे बेहतर इन तीनों में? वो रिंग पिट अच्छा है, लेकिन रिंग पिट में थोड़ा गड्ढा बनाना और थोड़ा वो मेहनत का काम है। लेकिन ये वाला बहुत सूटेबल लग रहा है, नाली बना के और गेड़ी को साइड में आप गाड़ दीजिए। गन्ने की बुआई भी चल रही है। आप किसानों को क्या कहेंगे कि कौन-सा गन्ना आप नहीं, बोए? गन्ना तो बहुत सारे हैं अपने पास, 118 है, 15023 है, बहुत सारे गन्ना है जो नॉर्मल किसान है। हमने कोई बहुत वैरायटी नहीं, क्योंकि हमारा मेन फ़ोकस है शुद्धता पे। जो भी क्रॉप लगाएँ शुद्ध लगाएँ, सॉइल को हम शुद्ध कर रहे हैं, क्रॉप को शुद्ध कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट शुद्ध हो, इससे जो लोग खाएँ उनका तन सही रहे, तन सही तो मन सही होगा। बीज वगैरह भी किसानों को देते हैं? अब गन्ने-वन्ने का जो ले जाते हैं लोग बीज भी, हाँ, बहुत सारा बीज है जो ले जाते हैं। जैसे अरहर का बीज, हम कोदो, मड़ुआ ये भी लगाते हैं सब। मड़ुआ का अच्छा उत्पादन करते हैं, कोदो है, मड़ुआ है, टांगुन है, सावा है, ये सब भी लगाते हैं। अच्छा, आप तो हमेशा ऑफिसों में बैठे रहे और पहली बार आप 4-5 सालों से जो है, हुँ। पढ़ाई के बाद हमें लग रहा है कि पहली बार आप खेतों में उतरे हैं। इस 4-5 सालों का अनुभव कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा। देखिए, हम फ़ॉरेस्ट सर्विस में थे, फ़ॉरेस्ट मतलब नेचर और ये भी नेचर है। अब जैसे फ़ॉरेस्ट को मैनेज किया जाता था, उसी बेस पे हम खेती को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित बता रहे हैं कि जितना हम नेचुरल करेंगे, खेती उतने फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि जब हम सॉइल को इम्प्रूव करते चले और जाएँगे, देखिएगा। जी, चलते रहा। सॉइल जैसे-जैसे सुधरेगी ना, जी। क्रॉप की क्वालिटी वैसे-वैसे सुधरेगी और इसकी मॉनेटरी वैल्यू भी बढ़ेगी। सिंचाई का आपके वहाँ ये जो नालियाँ बनी हुई हैं, हाँ, ये सिंचाई सोल भी आप पंप वगैरह से नहीं नहीं, करते हैं? सोलर सोलर पंप सोलर लगे पंप। हैं हमारे पास, 2 हैं सोलर पंप, जिससे वो रेगुलर सिंचाई चलती रहती है। डीज़ल वगैरह की भी काफ़ी बचत हो जाती हाँ, है। सोलर तो वैसे भी बहुत अच्छा है ना, सोलर पंप सुबह ही 8 बजे ऑन कर दीजिए, साढ़े 3-4 तक चलता है वो, चलाइए रोज़, बिना किसी ऊर्जा के, सूर्यदेव की कृपा से। प्राकृतिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपका विश्वास है। पूरी दुनिया का विश्वास है भाई, ये प्रकृति ही तो चला रही पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया तो ये जो फर्टिलाइज़र वगैरह की तरफ जा रही है। फर्टिलाइज़र ठीक है, एक समय आया फर्टिलाइज़र, लेकिन अब दुनिया को रियलाइज़ेशन भी हो रहा है कि इन चीज़ों में मतलब आवश्यकता है, तो धीरे-धीरे बदलाव आएगा, धीरे-धीरे बदलाव आएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट में काफ़ी मतलब उसकी डिमांड है और डिमांड और सप्लाई अभी एक तरह से सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए कीमतें भी हैं। जैसे-जैसे सप्लाई बढ़ेगी तो रेट्स भी नॉर्मल हो जाएँगे। तो आपके खेतों में पुरुषों के साथ यहाँ स्थानीय महिलाएँ भी काम कर रही हैं। हाँ, करीब महिलाएँ हमारे पास 10 महिलाएँ रेगुलर काम करती हैं। सब हमारे गाँव की ही हैं। अच्छा, वो इनकी बहुत खुशहाल होके काम करती हैं। इनकी सैलरी आपके द्वारा किस हाँ, तरीके की हम दी जाती है? सैलरी हमने थोड़ा इसको ऐसा किया है कि हम अपने प्रोडक्शन का 25% एक चला जाता चौथाई है थोड़ा और आराम से। एक चौथाई मज़दूरी पे खर्च करना है मुझे। प्रोडक्शन का 1/4 एक चौथाई। जी। जैसे-जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा इनकी मज़दूरी बढ़ेगी और अभी तो प्रोडक्शन थोड़ा मेरा लो है, जो अब उम्मीद करते हैं अब धीरे-धीरे अब बढ़ेगा। मतलब इस साल हमें बढ़ने की उम्मीद है। पिछले 3 साल थोड़ा डिप है, लेकिन फिर भी जो कॉमन मज़दूरी है उतनी हम देते हैं लोगों को और जो प्रिवेलिंग मज़दूरी है, लेकिन इनका फाइनल जो मतलब सेटलमेंट होगा आखिर में साल के, वो हमारे प्रोडक्शन से लिंक्ड रहेगा। प्रोडक्शन बढ़ा तो उनको भी हम बढ़ा के डिफरेंशियल वेजेस देंगे उनको। अच्छा, ये अरहर की खेती आपके पीछे दिख रही है, थोड़ा-सा इधर दिखाएँगे कि अरहर की खेती हमारे क्षेत्र में पहले खूब की जाती थी। अचानक किसानों ने बंद कर दिया। हुँ। नहीं, जिसमें इकोनॉमिकल बेनिफिट है वही किसान करता है ना। किसान पूरा एक जिसे कहते हैं संपूर्णता में चीज़ों को देखता नहीं है। ना कोई हमारा मैकेनिज़्म है जो दिखाए उसको और ना उसका कोई कॉम्पेंसेशन है किसानों को। लेकिन जब एक बार हम इसको किसानों के साथ मिल के करेंगे और ये दूसरा हम अपने एफपीओ के ज़रिए एग्री टूरिज़्म भी शुरू करने वाले हैं। क्योंकि जैसे-जैसे हम नेचुरल खेती करेंगे तो लोगों
की जिज्ञासा बढ़ेगी, लोग विज़िट करना भी चाहेंगे, तो बाद में हम लोग एग्री टूरिज़्म शुरू करने वाले हैं। अभी बाम्बू ट्रीटमेंट का एक यूनिट हम लोग लगा रहे हैं थ्रू एफपीओ। तो बाम्बू को ट्रीट कर देंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, फिर उससे हम लोग बाम्बू हट्स वगैरह बनाएंगे। मतलब लोगों के अपने जो हमारे एफपीओ के मेंबर्स हैं, उनके घरों में एक दो बाम्बू हट और अटैच टॉयलेट बाथरूम और एक वरांडा टाइप बना के हम लोग उसको मतलब अपना ऑनलाइन बुकिंग करके पूरी दुनिया से गेस्ट बुलाएंगे और आएंगे, हमें पैसा भी देंगे और वो भी एक इस एरिया के बारे में जानकारी लेंगे, उनका भी मनोरंजन और टूरिज्म होगा और हम लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो इसके जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है। खेती को टूरिज्म के रूप में विकसित करेंगे। या डेफिनेटली, डेफिनेटली। जैसे हमारा फॉर्म है, अब मेरा प्लान है कि यहाँ बीच में कुछ बाम्बू हट्स बना देंगे, लोग आके रात में रुकेंगे। बामू हट्स में क्या होंगे? नहीं, बाम्बू हट्स में रात में रुकने के लिए जी। होंगे क्या, और हम लोग कुछ खाने-पीने का इंतज़ाम कर देंगे। मतलब टूरिस्ट आने लगेंगे, नेचुरल तरीके जैसे फॉरेस्ट देखने जाते हैं, वैसे खेती देखेंगे। एग्री टूरिज़्म अभी बढ़ रहा है धीरे-धीरे। एक चीज़ और बता दीजिए कि ये जो अरहर में कीड़े लगते लगते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर हम खाद नहीं डालेंगे, उसपे पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, तो इस कीड़ों से कैसे रोकथाम करेंगे? अब थोड़ा हम गोमूत्र की मदद से कुछ पेस्टिसाइड बनाते हैं, तो वही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अपने खेतों में आप हाँ, पेस्टिसाइड और नहीं। जैसे-जैसे सॉइल में ताकत आती जाएगी, क्रॉप की इम्यूनिटी भी बढ़ती जाएगी, कीड़े भी घटेंगे धीरे-धीरे। ये सब धीरे-धीरे होगा, लेकिन टाइम बीइंग उनको कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड गोमूत्र से बनाते हैं। एक चीज़ और बता दीजिए, केला वगैरह है, केला में तो तमाम खादें डाली जाती हैं, बहुत पेस्टिसाइड है, कीड़ा है उसको बढ़ने के लिए और हुँ। आप केवल नहीं, हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, हम नेचुरल केला लोगों को खिला रहे हैं। अगर उसमें दाग भी है, तो हम कहते हैं दाग अच्छे हैं। दाग क्योंकि अच्छे हैं। क्योंकि वो दाग होना कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसको हम ज़हर डाल के दाग को हटा दें और लोगों तक पेश करें, उस ज़हर का थोड़ा अंश केले में पहुँचा दें, वो केला खिलाने से अच्छा है दागदार केला खिलाएँ लोगों को ना। और धीरे-धीरे बात समझ में आ रही है लोगों के, आ जाएगी। अच्छा, ये जो मिट्टी में केचुआ पाए जाते हैं, इसको तमाम तरीके से पढ़ाया जाता है और केचुआ हमें लग रहा है कि यहाँ से खत्म हो रहे हैं। नहीं, हमारे खेतों में तो केचुए बढ़ रहे हैं, आपके खेतों में बढ़ रहे खूब बढ़ रहे हैं, खूब हैं। जी। बढ़ रहे हैं। और अगर सॉइल को बारीकी से देखेंगे तो अभी भी हमारे केचुए दिख जाएँगे। अच्छा। क्योंकि केचुए जाड़े में थोड़ा नीचे चले जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, जी। लेकिन फिर भी उनके वो दिखेंगे, रेमिनेंट्स दिखेंगे। तो ये केचुआ ही है, केचुआ ही है। नहीं, बहुत सारे हमारे जी। सॉइल में तो केचुओं की संख्या बढ़ रही है, खूब बढ़ रही है। अच्छा, केचुओं को घटने का क्या कारण है? जो केमिकल हम डाल देते हैं ना, केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से केचुए धीरे-धीरे ज़मीन के नीचे चले गए हैं, वो डोरमेंट होके 8 फीट, 10 फीट नीचे चले गए हैं। जब हम ये जीवामृत डाल रहे हैं, देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से बना फर्मेंटेड जीवामृत डालते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो डालने से धीरे-धीरे वो केचुए ऊपर आ रहे हैं और अपना फंक्शन कर रहे हैं। वो जैसे-जैसे फंक्शन बढ़ाएँगे, क्रॉप हमारी अच्छी होती जाएगी। जैसे अगर ये सरकारी तंत्र पे, सरकार के में जो बैठे लोग हैं, क्या इस प्राकृतिक खेती की तरफ प्रयास हाँ, करना चाहिए नहीं, कि नहीं? नहीं, नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी का ही बहुत ज़ोर है, हमारे मुख्यमंत्री का बहुत ज़ोर है। प्राकृतिक खेती का रियलाइज़ेशन अब हो गया है, सरकार भी कुछ इसके लिए प्रोत्साहन के रूप में बहुत कुछ लाने वाली है, जो आने वाले दिनों में किसानों को मिलेगा। अच्छा, जो युवा हैं, युवा एक तरह से रोज़गार के लिए नौकरी की तरफ इस सिर्फ़ सरकारी नौकरी को ही रोज़गार समझते हैं और अपने खेतों को छोड़ के बहुत बड़े-बड़े लोगों को देख रहे हैं कि 50 बीघा खेती है, 100 बीघा खेती है, लेकिन नौकरी नौकरी क्या कहेंगे? हाँ, नौकरी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत अच्छा ज़रिया खेती हो सकता है, अगर उसको सही ढंग से और सही नज़रिए से हमने लिया और किया तो। वही नज़रिया दिखाने की मेरी कोशिश है कि भाई बहुत सारे तरीके हैं, जो खेती को एक बहुत अच्छे एंटरप्राइज़ में बदल देंगे। और किसानों मतलब जो इस और अब अभी आने वाले अभी बहुत सारे पढ़े-लिखे, वेल क्वालिफ़ाइड, वेल प्रोफ़ेशनल अपना 5 करोड़ 10 करोड़ का जॉब छोड़ के कुछ खेत खरीद के और कोई डेयरी लगा रहा, कोई फ्लोरिकल्चर कर रहा, कोई और तरीके से खेती कर रहा है। तो धीरे-धीरे अब खेती में बदलाव आ रहा है और युवा भी अब खेती को नए नज़रिए से देखेगा। ये आपकी सब्ज़ी वाली खेती है, गन्ना की नहीं, या ये केला की केला सॉरी? है, हाँ, सब्ज़ी केला है जिसमें आलू लगा है और उसके पहले भिंडी लगा था। इसी में। हाँ, भिंडी तैयार हो गया है और भिंडी के बाद अच्छा, एक केला आपका कब तक तैयार हो जाएगा?
अब ये हो जाएगा अगले जून जुलाई तक। जून जुलाई तक। ये हमारे जगदीश जी हैं, ये देखिए ये पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। इनके पास गोमूत्र है, गोमूत्र से बना हुआ है, नीम डाल के तो पूरे प्लांट पे सारे क्रॉप पे ये छिड़काव कर रहे हैं। इससे कोई कीड़ा उड़ा नहीं आएगा। अच्छा, एक और इनके साथ जो इनके खेतों में काम करते हैं मजदूर हैं और इनके कर्मचारी हैं, इनको इन्होंने कर्मचारी नाम दे हम रखा है, लोगों की पूरी टीम है। टीम बना रखा है हाँ, इन्होंने। ये सब टीम मेंबर उनके है। इनके टीम के मेंबर हैं और इनसे भी हम पूछेंगे और इनसे भी हम जानेंगे कि जो इन खेतों में पड़ रहे हैं वो क्या जैविक हैं या जो इनके वहाँ बनता है वो हैं या रासायनिक पदार्थ हैं या कोई पेस्टिसाइड है। क्या नाम हुआ आपका? श्री जगदीश प्रसाद। कितने दिनों से इनके साथ आप काम करते हैं? आज जून से। जून से ही। जून से। अच्छा, हाँ। क्या आपकी मजदूरी क्या? मजदूरी हमारा 250 है, फिर भी 300 मिल रहा है। खुश रहते हैं काम हाँ, करके? खुश रहते हैं। रोज काम मिल जाता हाँ, है? रोज काम मिल जाता है, डेली बाई डेली। क्या आप टंकी में क्या लिए हुए हैं? थोड़ा सा पीछे बताएं। टंकी में तो लिए हैं जीव मित्र। जीवामित्र। हाँ, जीव मित्र। जीवामित्र। जीव ये कहाँ मित्र से लाए हैं? गौ माता के वो ये दूध देती है, मूत है, अच्छा, फार्म से ही लिया है? फार्म से लिए हैं, रोज डालते हैं? रोज डालते हैं। अच्छा, आप अपना अनुभव बता दीजिए कि आप इन खेतों में डालते हैं तो जी जो पेस्टिसाइड डालते हैं जी और जो ये जीवामित्र डालते हैं जी। इसमें क्या आपको अंतर लगता है? अंतर कुछ भी नहीं लगता है। जी। हाँ, अंतर भी कुछ भी नहीं लगता है। इसमें एक केला में मूली भी निकला, भिंडी भी निकला, फिर ये आलू भी बोआ गया। आलू भी बोआ गया। अच्छा लगता है आपको? हाँ, अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि जब केला वगैरह पे जब पेस्टिसाइड मारा जाता है, रासायनिक पदार्थ जब मारे जाते हैं कीड़ों को छींटने के लिए, तो वो जो बॉडी पे आता है, जो केमिकल उसमें से कुछ हिस्सा, तो पूरा बॉडी एकदम खराब सा लगता है, जलन सी महसूस होती है। इसको मारते हैं तो कैसा लगता है? वो गाँव गोमूत्र मारते हैं। इसको मारते हैं तो अपनी बॉडी पे क्या इफेक्ट आपको लगता है? नहीं, जलन कुछ में? भी नहीं, जलन भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं आता है, बस मारते हैं और मारते जाते हैं, वह कुछ भी जलन भी नहीं कै आता बजे है। आप आ जाते हैं काम पे? 8 बजे लगते हैं काम कै पर, बजे चले जाते हैं? 5 बजे। ये 8 घंटा की ड्यूटी होती है? 8 घंटे की ड्यूटी है, बीच में छुट्टी है 1 घंटे। जो छुट्टी भी होती है, लंच होता है? हाँ, लंच होता है। अच्छा लगता है आपको? हाँ, अच्छा लगता है। चलिए, इनके साथ इनकी टीम जो लोग मजदूर नाम दिए होते हैं, लेकिन इन्होंने जो मजदूर हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं उनको अपना मेंबर बना के रखे हुए हैं और मेंबर का दर्जा दिए हुए हैं। ऐसा क्यों? नहीं, एक टीम है हम लोगों की, टीम भाव से खेती हो रही है और हमारे जितने भी वर्कर हैं ना सब परमानेंट हैं। ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी है, हमारा जब ज़रूरत है तो 10 दिन काम कराए बाद में बोल दिया कि बंद। हमारे ये रेगुलर एम्प्लॉई हैं राउंड द ईयर। और सबसे बड़ी बात है, मैंने उनको अपने पैदावार से जोड़ा है। मैंने बोला ना हमारे सारे वर्कर्स को जो पैदावार हमारी जितनी होगी उसका 25% इनको जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, लोग जो यहाँ के किसान हैं वो अपने गन्ना को मिलों को दे देते हैं और मिलों से फिर रेट के लिए, पैसे के लिए इंतज़ार करते हैं। बहुत ऐसे घर हैं मिल पैसा नहीं देता है और शादियाँ रुक जाती हैं और मैं देख रहा हूँ कि आप खुद अपना गन्ना अपने ही यहाँ खपत कर ले रहे हैं और गुड़ बना रहे हैं। हाँ, गुड़ बना रहे हैं क्योंकि अब हमारा गन्ना इतना अच्छा है, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल गन्ना होने से उसमें कोई केमिकल तो डाला नहीं मैंने, तो मिल तो हमें 350 जो रेट है वही देगा। लेकिन अगर हम गुड़ बना रहे हैं तो हमारे लिए इसकी वैल्यू बढ़ जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को, अपने कंज्यूमर को मैं शुद्ध गुड़ पहुंचा रहा हूं। वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए अहम है कि हम जो शुद्ध चीज़ें तैयार कर रहे हैं उनका एंड प्रोडक्ट तैयार करके अपने कंज्यूमर तक पहुंचाएं। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि 1 कुंटल गन्ने में गुड़ कितना निकल जाता है? लगभग एवरेज पकड़ेंगे तो 11-12 किलो तो निकल जा रहा है। क्या कमाई हो जाती है? अब मेरा गुड़ 100 रुपया मिनिमम बिक रहा है, तो 1 किलो 1 क्विंटल से मतलब हम 1000 रुपये का गुड़ तो आराम से बेच रहे हैं। अब 1000 में 400 रुपया गन्ने की कीमत मान लीजिए, 600 और बचा 600। 600 में अगर उसकी बनवाई 100 रुपया मान लें, बाकी खर्चे 100 रुपया मार्केटिंग मान लें, तो आराम से 1 क्विंटल पे मुझे 200 एडिशनल तो मिलेगा ही, 200-250 एडिशनल मिलेगा। मतलब जो गन्ने की कीमत मिली वो मिली ही, मतलब हम गन्ने को गुड़ में कन्वर्ट करके 200-250 रुपया कमा सकते हैं, कमा रहे हैं। लोग अपने गन्ने को मिलों को देकर और इंतज़ार करते हैं और 350 रुपया गन्ना का संभवतः इस समय रेट है, उस पे भी संतुष्टि नहीं रहती है। लेकिन यहाँ गन्ना का मूल्य
1000 रुपये तक मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने खुद का अपना निजी गुण फैक्ट्री बना रखा है। अपना निजी जो गुण होता है उसको पैक कराते हैं और बाहर बेचते हैं, और कुछ इनके गुण को देखकर, इनकी ये जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक तरीके से यहाँ जो गुण बनाए जा रहे हैं उसको देखकर कुछ खरीदार बाहर से भी आ जाते हैं। डेफिनेटली हमारे गुड़ की खूब डिमांड है, लोग जो भी खा रहा है इसको खूब पसंद कर रहा है। ये क्या है आपने क्या ये करौंदा है, फेंस के लिए लगाया गया है। क्या करता है? करौंदा एक कटीला है, लेकिन इसमें फ्रूट भी आता है जिसमें विटामिन सी रिच है। अच्छा, तो खेत की रखवाली भी कर दे रहा है। हाँ हाँ, फेंसिंग इसीलिए, कटीला है तो दोनों काम हो जाता है। लोगों को विटामिन सी भी मिल जाता है, चटनी उटनी बनाते हैं इसका। ये जो है कटीले तार लगाकर लोग जो है अपने खेतों की रखवाली करते हैं, और उस पर लाखों खर्चे हो जाते हैं, हजारों खर्चे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो है प्राकृतिक जो है कि यहाँ पर जो रोकने के लिए, फसलों को नुकसान से बचाने के लिए यहाँ ऑलरेडी एक पौधा लगा दिया गया है, करौदा नाम का, जिससे कुछ सब्जियां भी निकल जाती हैं, जिससे चटनी बनाया जाता है जी। और उस खेतों की रखवाली भी हो जाती है। जी हाँ। ये जो खेतों के आसपास आपने पेड़ भी लगा रखे हैं। हाँ, ये तो मतलब बाउंड्री पे लगे हैं सागौन के। इस इलाके में बहुत सारे किसान लगाते हैं। अच्छा, आपके वहाँ भी लगे? हाँ, हमारे यहाँ भी लगे हैं। ये आपका फार्म है? हाँ। ये जो बोधि नेचुरल फार्म्स है, यहाँ बिक्री केंद्र है, फार्म आउटलेट है ये। अच्छा। बिक्री केंद्र मतलब हमारी जो भी चीज़ें तैयार होती हैं यहाँ रख के बेची जाती कब हैं। बेची जाती है? लगभग 2 बजे रखते हैं, 5 बजे तक बिक जाता है। लेकिन अभी 2-4 दिन से ये बंद है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो फिर से अभी 1 हफ्ते 10 दिन में ये पूरी तरह से ठीक-ठाक करके शुरू हो जाएगा इसको ये। फिर से बनाएंगे। हाँ। अच्छा, आगे क्रशर भी दिख रहा है, तो आपका गेट का एंट्री किधर है? गेट गेट भी बाकायदा पूरी तरीके से सुंदर। यहाँ परिवार भी रहता है? हाँ, मैं और मेरी वाइफ़ और मेरे पिताजी 3 लोग रहते हैं यहाँ पे। आपकी पत्नी ने कभी मना नहीं किया कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो नहीं, गाँव नहीं, है, मेरी पत्नी पूरी तरह इन्वॉल्वड है। हम दोनों मिल के खेती कर मिल रहे के हैं। खेती करते हैं? डेफ़िनेटली। अच्छा, वो हिस्सा भी बांटते हैं आपस में? क्यों नहीं बाँटेंगे भाई? शी इज़ अ 50% पार्टनर। अच्छा, देखिए लोग पत्नी को अपना अधनिष्ठ मान के चलते हैं, यहाँ पार्टनर मान के चला जा रहा है। 50% 50% जो कमाई होता है उसका? 50% उनको जाएगा ना। अच्छा, वो क्या करती हैं 50%? उनकी इच्छा। उन पे आपने कभी रोक-टोक नहीं? ओह माय गॉड! कौन इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को रोक सकता है जी? अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोग जो है, जो ये सिंचाई के लिए जो आपने रखा है, उसी हुँ। में अपना स्नान वगैरह कर लेते कभी-कभी, हैं कभी-कभी? कभी-कभी अच्छा लगता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? इनके ये क्रशर है हमारा। इनका क्रशर है जो गन्ना ये खेतों से निकालते हैं, इसका गुड़ बनता है यही यहाँ। गुड़ बनाते हैं। हाँ, गुड़ बनता है यहाँ पे। तो ये अब इसकी कैपेसिटी रोज़ाना 2 ढाई क्विंटल पर डे बनाने की कैपेसिटी है। मतलब 5 क्विंटल तक है, लेकिन अमूमन मैं 1 क्विंटल पर डे गन्ना को गुड़ बनाता हूँ। तो ये आपने क्या लगा रखा है? ये सब्जी का सेक्शन है, पपीता लगा है, इसको थोड़ा और बेहतर करना पपीता है। ये हाँ, पपीता है, थोड़ा और बेहतर होना। गौशाला है हमारी। साला गौशाला में कितने गाय हैं आपके? अभी टोटल 9 हैं और 4 मेहमान हमारे आने वाले हैं। 4 मेहमान? हाँ, 4 मतलब हमारी गाय प्रेग्नेंट हैं। एक चीज़ और बता दीजिए, जो उनके बछड़े होते हैं, तो बहुत लोग तो रोड पे छोड़ देते हैं। अरे भैया, ये गुनाह मेरे से नहीं हो पाता ना, क्या करते हैं आप? हमारे पास हैं वो। ये दिखाइए। ये जीवामृत है, ये सब आते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये वही बन रहा है। जीवामृत। किस तरीके से जीवामृत बनाया जाता है, थोड़ा सा बताइए? ये 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और थोड़ी-सी वर्जिन सॉइल और 200 लीटर पानी डाल के सुबह-शाम उसको स्टीयर करते हैं, मिलाते हैं और ये 7 दिन में तैयार हो जाता है। तो ये 8 टैंक्स हैं जिसका रोज़ 1 टैंक जाता है खेत में और 1 टैंक नया भरा जाता है। एक चीज़ और बता दीजिए कि ये जो कुछ बछड़े भी दिख रहे हैं, ये बछड़े क्या करते हैं आपके वहाँ? अब एक बछड़ा हमारा ये एक बैलगाड़ी बनाए हैं, इसको ले आता है, खेत में ले अच्छा, जाता है। बैलगाड़ी से क्या होता है? ये जीवामृत जाता है खेत में, ये 200 लीटर रोज़ पहुँचाते हैं किसी खेत में, तो वो लेके जाता है। कोई इलेक्ट्रिक वाहन नहीं, नहीं, नहीं इसकी इसी ज़रूरत। से इसकी ढुलाई हो हाँ, जाती है? वो बछड़ा है ही है, तो है। तो कुल अभी हमारे पास 5 गाय हैं और 4 बछड़े हैं। अपने गौशाला में कुछ दूध वगैरह भी होता है? हाँ, दूध होता है, दूध क्या होता तो है? एक्सेस होता है तो लोग ले लेते हैं। वैसे अभी
इस दूध का अब टोटल हम जा रहे हैं घी बनाने, मतलब देसी गाय के घी की भी बड़ी वैल्यू है। थोड़ा सा गौशाला पर चर्चा कर लेते हैं, आ जाएंगे। मारेंगे तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, मारते नहीं? उनके प्रति प्रेम रखोगे तो नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे। हम्म, आई देखिए, नहीं नहीं, वो बस कुछ नहीं। गौशाला का आपने कब शुरुआत की? ये गौशाला हमने शुरू किया है, आ जाइए दिखा देते हैं, 2020 में दशहरे के दिन इसका उद्घाटन हुआ था। अच्छा, ये जो इसके गोबर हैं, चाहे वो जो मूत्र हैं, आपको गंदा नहीं लगता है? आपको बुरा नहीं लगता है? 25/10/2020 को इसका उद्घाटन हुआ था। नहीं गंदा, अरे बाप रे बाप, इससे शुद्ध चीज क्या है भाई? गोबर, गोबर पूजा के समय लिपाई होती है, तब पूजा होता है, पूजा में गोबर का इस्तेमाल होता है, और वो भी देसी गाय के गोबर का, समझे ये ना? देसी गाय है पूरी? सारी देसी हैं, इसमें गंगा तीरी है, गिर है और साहिवाल है, 3 वैरायटी है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि ये जो गाय हैं, लोग दूध के लिए जो है केमिकल वगैरह भी देते हैं। वही सब तो बदलने की ज़रूरत है, वही अशुद्धता को शुद्धता में बदलने की ज़रूरत है ना, वही मैं कर रहा हूँ। उसके प्रजनन के लिए जो है जो सीमन बाहर से लगा के लाए के डॉक्टर से डलवाते हैं। आर्टिफिशियल ही हो रहा है इंसेमिनेशन, लेकिन उसको देखते हैं धीरे धीरे हम रखेंगे, मतलब वो नेचुरल हो, तो वो उसके लिए भी करेंगे थोड़ी, जैसे जैसे ताकत आती जा रही है हमारी फार्मिंग में, ये सारी चीज़ें सुधारती चलेंगी। तो ये जो मूंगफली आपकी हो रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है, ये मूंगफली की भी बुआई हुई? हाँ, मूंगफली हमारे ही है। कितना देखो, खेतों में लगाया आपने? ज़्यादा नहीं था, ये लग रहा होगा करीब समझ लो 1/4 नहीं, आधा एकड़ रहा होगा। आधा एकड़। थोड़ा सा दिखा लेंगे इनको, उन लोगों को। इसकी ढुलाई इसको बेचते हैं या स्वयं क्या करते हैं? अब अभी तो निकल रहा है, देखेंगे, कुछ तो बिक ही जाएगा, बाकी सब अपने कंज्यूम करेंगे हम लोग। अच्छा, आम, लीची और अभी आपने लगाया? हाँ, आम का बाग है, लीची है, बाग है, ये सब भी नेचुरल है एकदम, कोई पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डाला जाता है। अच्छा, थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन पर बात कर लेते हैं कि आपके दादाजी सुने में सांसद रहे। हाँ, मेरे दादाजी गोरखपुर से 3 बार सांसद रहे हैं, 52, 57 और 62 में। कितने भाई हैं आप? 3 भाई हैं। पिताजी? पिताजी हैं हमारे, वो 89 पूरा किए हैं अभी दशहरे के दिन, एकदम पूरी तरह स्वस्थ है, हम लोग के साथ ही रहते हैं। तो आपके दादाजी हम उनके साथ रहते हैं और सब। भाई लोग? और भाई लोग भी हैं, गोरखपुर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, मिला-जुला के रहते तो हैं। एक चीज बता दीजिए कि जिनके दादा सांसद रहे, उनके पिताजी और उनके लोग यहाँ कैसे आ गए? नहीं, ये फार्म हमारा ना 1935 का है, मेरे ग्रैंडफ़ादर ने ही क्रिएट किया था इसको, 1935 में। तो वो खेती करते थे, बाद में वो चूँकि बहुत राजनीति में और वकालत में बिज़ी थे, तो फिर मेरे पिताजी उस समय पढ़ाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो उन्होंने आके फिर से खेती शुरू की, तो फिर हम लोग भी यहाँ आ गए। तो एक तरह से हम लोग की पैतृक खेती है ये, तो चल रहा है। कितना खेती हो गया? कुल तो है 40-42 एकड़, लेकिन 30 एकड़ पे नेचुरल खेती हो 30 रही एकड़ है। पे नेचुरल खेती हो रही है। अच्छा, कुछ और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? नेचुरल खेती में दम है, और हमारे प्रोडक्ट में बहुत दम है। हमारा प्रोडक्ट जहाँ भी जो भी अवेलेबल है, आप लोग लीजिए और खाइए और अपनी सेहत बनाइए। सेहत बनता है? निश्चित, मतलब हमारा प्रोडक्ट अब समझिए नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं, औषधि हो गया है। अभी कल ही सुबह एक सज्जन आए थे, उनके रिलेटिव किसी को डॉक्टर ने मड़ुए का आटा खाने को रिकमेंड किया था, तो हमारे यहाँ मड़ुआ खरीदने आ गए वो सुबह ही सुबह। तो अब लोगों को जब पता चल रहा है कि अरे भाई, नेचुरल चीज़ें और पुरानी चीज़ों में इतना दम है, जो सिर्फ भोजन नहीं औषधि है, तो अब वो बात बदलने लगी है। तो हमारे प्रोडक्ट को खा के लोग बीमारी का बिल ज़ीरो कर सकते हैं। तो बात कर ले सकते हैं क्या पत्नी जी से? क्यों नहीं? अरे मधु, ज़रा बात करेंगे, बात करो। चलिए, इनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि यह पूरा परिवार गोरखपुर शहर नहीं, यह कुशीनगर के इस जो गांव की गलियां हैं, गांव में यहाँ खेती कर रहा है। और ये एक आईएफएस परिवार, आप सोचिए ज़रा कि इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद यह फिर अपने गाँवों की ओर लौटे हैं। इनका पूरा परिवार आज शहरों में मशगूल होने से बेहतर अपना गाँव में रहना पसंद कर रहा है। और उनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि कैसा लगता है यहाँ पर और खेती में क्या इनका सहयोग रहता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा मधु सिंह है
और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण में, बहुत ही अच्छा लगता अच्छा, है। आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी 85 में हुई है। 35 में। जी। आपके पति आईएफएस अफसर रहे जी, और आपने मैं हाउसवाइफ रही हूँ। हाउसवाइफ रहे। तो जी। आप तो आपके पति जब बीआरएस लिए तो उनको शहरों की ओर लेके जाना चाहिए, आप गाँव की ओर लेके आ गए। नहीं, हम उनके हर काम में मैंने उनका साथ दिया है, तो उनके डिसीज़न में मेरा पूरा साथ रहा है। आपने कहीं मना नहीं किया कि आप कभी नहीं, देहात की ओर आ रहे कभी हैं? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ये जो खेती वगैरह है, हुँ, जो नेचुरल खेती आपके वहाँ हो रही है, इसमें क्या सपोर्ट रहता है आपका? पूरा सपोर्ट रहता है। सुभाष पालेकर जी की विधि से यहाँ नेचुरल खेती करते हैं और सुभाष पालेकर जी को हम लोग बहुत पहले से जानते थे। आप भी खेतों की ओर जाते हैं? बिल्कुल, रोज़ जाते हैं। अच्छा लगता है। जी। अच्छा, जो यहाँ के नेचुरल चीज़ें हैं, आपको कैसा लगता है? यहाँ की जो बहुत प्राकृतिक। अच्छी, इससे खूबसूरत तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अच्छा, आप कहीं विदेश में गई हैं अन्य देशों में? हाँ, गए हैं, लंदन गए हैं। तो आपको तो लंदन सिटी में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए था। नहीं, नहीं, वहाँ कैसे शिफ्ट होंगे? तो घूमने के लिए गए थे। घूमने के लिए गए थे जी, और यहाँ रहने के लिए आ गए। यहाँ रहने के लिए आ गए, ये भी हमारा लंदन से कम थोड़ी ही है। लंदन से बेहतर है। जी। देखिए भैया, कुछ लोग मास्टर हो जाते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं और वो गांव छोड़कर शहर की ओर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ भैया आईएफएस अफसर रहे महाराष्ट्र में और सबसे बड़े ओहदे पर रहे वन विभाग के, और इनकी पत्नी कितना सपोर्ट की कि उनके हर निर्णय के साथ रहीं और उनको उनके गांव की ओर लेके चली आईं, क्योंकि हर पत्नी चाहती है कि हमारा पति शहर की ओर लेकर जाए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर दिलीप सिंह जी हैं, उनकी पत्नी ने उनके कामों में सपोर्ट किया और गांव की ओर लेकर लौट आई। तो सबसे बड़ा योगदान तो हम उनका मानेंगे, क्योंकि ये जो भी प्राकृतिक खेती हो रही है, नेचुरल खेती हो रही है, उसमें डॉक्टर दिलीप सिंह जी के मुताबिक 50-50% की हिस्सेदारी रहती है। लोग अपनी पत्नी को अपना दबाव, अपना एक अधीनस्थ मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पत्नी पार्टनर है। सोचिए जरा कि कितना बड़ा एक सोच है, कितनी अच्छी सोच है। जहाँ नारियों को दबाया जाता है, वहाँ नारियों को पार्टनर बनाया गया है। यह प्राकृतिक खेती और नेचुरल खेती आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही प्रयासों का ज़रूर आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि यह पृथ्वी अब केमिकल से उब चुकी है, रासायनिक खादों से उग चुकी है। यहाँ की मिट्टी बंजर होती जा रही है। ऐसे खेतों का सपोर्ट करना चाहिए और मैंने भी देखा, मुझे भी अच्छा लगा। कभी आप भी, ये बोधि नेचुरल फार्म है जो कुशीनगर का बोधि छपरा में पड़ता है, जो बोधि छपरा पनियाहवा से ही कुछ दूरी पर है। हम चाहेंगे कि आप भी कभी आएँ और इस बोधि नेचुरल फार्म का ये जो गुड़ एक मिठास लिया हुआ है, जो बीमारी से मुक्त है, दवाओं से मुक्त है, इसको खाइए और स्वस्थ बनाइए। नमस्कार, शैलेश यदुवंशी, कुशीनगर।